मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2014 का जो फर्स्ट सीटिंग में आया है क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस का, वो लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक 2014 में जो फर्स्ट सीटिंग में आया है क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए 2014 से जो एग्ज़ाम होने लगा, दो पाली में होने लगा, यानी कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में। तो हम फर्स्ट सीटिंग का इसमें बताएंगे और सेकंड सीटिंग में दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहा का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पहला का आंसर आपको पता चल गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होगा। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है दोस्तों, वह कौन सा होगा। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिव करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और यहाँ पे डीसी बोल रहा है। डीसी मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का आपूर्ति नहीं होता है, याद रखिएगा कि एसी का यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है 220 वोल्ट। याद रखिएगा हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यूज की जाती है। ठीक है ना, उपयोग होती है, यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। देखिए तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको रेटिना कहा जाता है। रेटिना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तभी तो हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आँख के रेटिना भाग पर बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, दूर बिंदु। ठीक है, एक स्वस्थ आँख के यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूर बिंदु होना चाहिए, दूर बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे दूर बिंदु होगा। तो एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु कितना होता है भाई, तो अनंत होता है, याद रखिएगा। दूर बिंदु कहेगा तो अनंत, और न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 cm बताइएगा। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी अस्पष्ट माने एक आँख का स्पष्ट की न्यूनतम दूरी अगर पूछेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो 25 cm बताइएगा। और अगर आपसे पूछ देगा कि दूर बिंदु कितना होगा, तो अनंत बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूर बिंदु। ठीक है, तो दूर बिंदु पूछा गया तो इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की उत्तर देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है भाई। तो जीवाश्म ईंधन का जो जीवाश्म ईंधन होता है उसकी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होता है दोस्तों, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य। याद रखिएगा वास्तविक स्रोत सूर्य होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो किसने किया था भाई, तो फैराडे ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया, तो फैराडे, याद रखिएगा। चुंबकीय प्रेरक की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज, तो फैराडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में क्या होगा भाई, उल्टा होता है। तो निकट की साफ नहीं देखेगा तो दूर होगा, यानी दूर दृष्टि दोष होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा जी, तो दूर दृष्टि दोष होगा, याद रखिएगा। जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देखेगा तो दूर दृष्टि दोष, और जो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देखेगा उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि समीकरण CaCO3, ठीक है, CaCO3 जो है आपका ये अपघटित होकर टूट रहा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चूना पत्थर जो है आपका कथी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है।
तो ये जब टूटता है ना एक बड़ा अणु छोटे छोटे दो अणुओं में, तो ये क्या होता है, इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो सिंपल, ये उष्मा छेपी होता है। क्या होता है भाई? उष्मा छेपी होता है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्मा छेपी, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। हाय देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक यानी कि थोड़ा सा अलग चुनना है। ठीक है, तो ये देखिए चूना पत्थर है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है भाई? CaCO3 होता है। ओके, यहाँ पे क्षारीय, इसका भी सूत्र यही हो जाता है CaCO3। यहाँ पे देखिए संगमरमर का भी सूत्र CaCO3 होता है, इसका भी वही हो जाता है CaCO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा CaSO4 × 1/2H2O, ये होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो सब में यहाँ पे देखिए ये तीनों तो एक जैसा है, लेकिन अलग कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? विजातीय कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ये तो सिंपल प्रश्न है भाई, pH मान पूछा जा रहा है, वो भी क्षारक का। तो हम बताए थे ना आपको कि यहाँ पे देखिए 7 से अगर इधर प्लस में जाइएगा यानी बढ़िएगा, 7 से अगर जितना भी मान बढ़ेगा तो आपका क्षारीय दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा भाई? क्षारक को दर्शाएगा। ठीक है, और ये 7 से अगर इधर आते हैं कम, मतलब माइनस में इधर बढ़ेंगे घटेंगे, 6, 5, 4 कुछ भी, अगर 7 से कम होगा तो उसको हम अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अम्लीय बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारक या अम्लीय की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है? क्षारक की बात कर रहा है। तो 7 से हमें बढ़ना है, तो 7 से बड़ा कौन है भाई? तो 13 है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी 13 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? तो ये तो सिंपल है, धातु पूछेगा तब पारा बताइएगा, अधातु पूछेगा तब ब्रोमीन बताना है आपको। ये दोनों बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको देखना है भाई। तो एक तीर से हम इसमें डबल निशाना बनाएंगे, यानी कि पूछ रहा है अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में, तो कौन होगा भाई? ब्रोमीन। तो एक और मेरे तरफ से सीख लीजिए कि पारा जो होता है ना, पारा Hg जिसका सूत्र होता है, ये धातु होता है। ठीक है ना, ये कौन सा अगर पूछ देगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है तो पारा बताइएगा। यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे भाई? ब्रोमीन बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर ब्रोमीन। अगर यही धातु पूछ देता तो पारा बता देते। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या कहा गया कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। हाय देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु जो बनाया जाता है ना, उसको सोल्डर बोला जाता है। सोल्डर, कहीं कहीं तार और टूट जाता है जिसको सोल्डिंग किया जाता है ना, तो उसको सोल्डर बोला जाता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? सिंपल तरीका से आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए O2 बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम इसको करेंगे तो इस पर भी एक और इस पर भी एक, यानी कि डबल बाउंड रहता है। इस पर कितने बाउंड रहते हैं भाई? डबल बाउंड होते हैं। ऑक्सीजन पर डबल यानी दो आबंध होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ओके। यही नाइट्रोजन की बात कोई कर दे तो इसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल आबंध, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की बात करेगा तो उसमें डबल बाउंड आबंध रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में किसको रखिएगा भाई? तो देखिए हरा पौधा तो वो तो खाने वाला कोई चीज़ नहीं है, वो तो खाएगा नहीं किसी चीज़ को। नील हरित शैवाल भी नहीं होगा, फूल भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर जो होता है हरे पौधे या कुछ चीज़ों को खाता है, यानी वो उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है भाई? तो कवक जो होता है ना, मरे हुए जीव जंतु को अपघटित करके सराने और गलाने की काम करता है, उसको खाता है, तो इसको हम मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मृतजीवी। कवक में पोषण कौन सी होती है? कौन सी विधि है पोषण की विधि? तो मृतजीवी। स्वपोषण की बात पूछेगा तो हरे पेड़ पौधे के नाम सुने हैं? वो होता है स्वपोषी होता है, जो अपना खुद भोजन बना लेता है, ठीक है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता है। पेड़ पौधा से वो क्या कर लेता है, वो जो पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा वो क्या करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, सूर्य के प्रकाश ले लेता है, और पृथ्वी से जल खनिज लवण ले लेता है, और अपना भोजन खुद तैयार करके और अपना खुद भोजन तैयार करता है, बना लेता है, संश्लेषित कर लेता है, इसलिए उसको स्वपोषी कहा गया है पेड़ पौधा को। और कवक जो होते हैं, कवक में कौन सी विधि पाया जाएगा? तो मृतजीवी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन में किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है भाई? ईस्ट दिया है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा भाई, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। और मलेरिया जो मच्छर होता है दोस्तों, दो तरह के, एक होता है क्यूलेक्स मच्छर, एक होता है एनोफिलीज। तो एनोफिलीज आपको काटेगा तो आपको फलेरिया होगा, और क्यूलेक्स काटेगा मच्छर तो आपको मलेरिया होगा, याद रखिएगा। और ये जो होता है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर गंदे जल में पाया जाता है, मल युक्त जल में पाए जाते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों, कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली की नाम पूछ देता, बस आपको क्या बताना है भाई? नेफ्रॉन होता है। डायलिसिस थैली का मानव में क्या जो होता है उसको क्या बोला जाता है भाई? नेफ्रॉन बोला जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन की बात करेगा तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पुष्पी पौधा में फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये तो आपको पता है, सूखे घास के पत्ता जो होता है वो अपघटित होकर सड़ता है, गलता है, ठीक है ना, यानी जैविक प्रक्रम होता है वो, ठीक है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला कौन सा पदार्थ है? तो सूखे घास के पत्ते, सूखे घास पत्ते, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरह से देखा। और इसको आप देखिए, एक बार दो बार सुनिए और लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।